ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। ऊर्जा दक्षता अनवरत विकास की आधारशिला है। ये प्रगति और पर्यावरण प्रबंधन के धागों को एक साथ बुनने का काम करती है और भारत में इसके प्रति गहरा समर्पण दिखता है। और इसी वजह से आज का दिन यानी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में पूरे उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के महत्व के बारे में आइए सुनते हैं क्या कहना है प्रधानमंत्री का। 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस है। सरकार की तरफ से कई योजनाएं चल रही हैं। हमारे देश के किसानों को अगर सोलार पंप से पानी निकालने के लिए व्यवस्था मिल जाती है तो आज हमारे किसान की इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी और इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी तो हमारा किसान ताकतवर बनेगा। ये वार्षिक उत्सव आशा और साझा जिम्मेदारी की किरण के रूप में चमकता है जो टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं को अपनाने की अहम जरूरतों को दर्शाता है। एक औपचारिक अवसर से कहीं अधिक ये लोगों, उद्योगों और संस्थानों के लिए ऊर्जा दक्षता को अपनाने हेतु एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है, जिसे एक हरित अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा जी मौजूद हैं। आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत नरेंद्र जी। धन्यवाद। सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे 14 दिसंबर की महत्ता के बारे में, यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। क्या इतिहास रहा है, क्यों ये दिन महत्वपूर्ण है? हमारा जो देश है, आज हम लोग भारत के अंदर लगभग 140 करोड़ पुरुष, महिलाएं, बच्चे हम हो चुके हैं, नागरिक हैं इस देश के। और आप देखते हैं कि देश का सपना यह है कि जल्दी से जल्दी भारत को, अर्थात हर भारतीय को एक विकसित समाज, विकसित अर्थव्यवस्था और विकसित देश जो है दिया जा सके। लेकिन जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं, जो ज्यादातर लोग होते हैं भारत के अंदर, चाहे वो अर्थशास्त्र में ना पढ़ा हो लेकिन अर्थशास्त्र तो सभी समझते हैं, वो जानते हैं कि बिना ऊर्जा के हमारा, चाहे वो परिवार हो, चाहे हमारा गली मोहल्ला हो, गांव हो, समाज हो, शहर हो, कस्बा हो या देश हो, आगे बढ़ता नहीं। तो हमको ईश्वर ने काफी चीजें दी हैं। हमको कोयला बहुत दिया है, थोड़ा बहुत तेल भी दिया है, थोड़ा बहुत प्राकृतिक गैस भी दिया है, थोरियम दिया है, थोड़ा बहुत यूरेनियम दिया है। लेकिन जो हमारी आवश्यकता है उसके हिसाब से हमको जो है उतनी ऊर्जा हमको नहीं मिली है। अर्थात सौर ऊर्जा तो है जिसका अब काफी जो है अब उसको हम टैप कर रहे हैं, सौर ऊर्जा का काफी भारत में विकास हो रहा है। लेकिन अगर पारंपरिक ऊर्जा उठा करके देखते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था का आज भी बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें हम जिसको कहते हैं एनर्जी डेफिसिट, अर्थात हमारे को कमी है। अब जिस चीज की आपके पास कमी हो लेकिन जिसके बिना आपका जीवन ना चलता हो, चाहे आप देश हो, व्यक्ति हो, उद्योग हो, कोई भी हो, तो जाहिर है उसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये आ जाता है कि जितनी ऊर्जा हमारे पास उपलब्ध है तो उसका हम किस तरीके से प्रयोग करें। अब चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी को अब ले लीजिए, पानी भी एक तरीके की ऊर्जा ही होती है, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, या घरेलू जो गैस जिसको हम एलपीजी बोलते हैं या पीएनजी बोलते हैं, नेचुरल गैस जो होती है, पाइप नेचुरल गैस, सबका किस तरह से हम प्रयोग करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बात इसकी नहीं होती है कि आपके पास कितने पैसे हैं, कि आप चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो आप उसको वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्र की आवश्यकता आज ये है कि हमारे पास जो भी ऊर्जा है, चाहे बिजली है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे वो मिट्टी का तेल है, चाहे वो एलपीजी है, चाहे वो पाइप नेचुरल गैस है, किसी भी तरीके की ऊर्जा, चाहे वो बायोफ्यूल है, किसी भी तरीके से हम उसको जो है वेस्ट ना करें। घर का कमरे में बल्ब एक जलता हुआ छोड़ देते हैं जहां कोई भी नहीं बैठा है, जहां उसका कोई प्रयोग नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं जिसको उस बिजली की जरूरत है उसको भी बिजली नहीं मिल पा रही, अंधेरे में रह रहा है। ठीक उसी तरीके से जब हम अपनी गाड़ी को रेड लाइट सिग्नल पर बंद नहीं करते हैं, चलने देते हैं इंजन को, तो कहीं ना कहीं हम किसी और भारतीय को देश के किसी कोने में जो उसकी आवश्यकता तेल की है उससे उसको महरूम कर रहे हैं, उसको वंचित कर रहे हैं उस बात से। ठीक उसी तरीके से अगर आप उद्योग में देखें या कहीं भी देखें तो आवश्यक होता है हर जगह हम ऊर्जा का जो कंजर्वेशन करें। बिजली का बल्ब ऐसा लगाए जिसको लेकर के हमारे देश में भारी योजनाएं चलाई गई और सफल योजना चलाई गई, जिससे इस तरह के बिजली के बल्ब लगाए जाएं एलईडी के, जिससे कि बिजली का जो कंजम्पशन है वो कम से कम हो। वो एक एलईडी एक ऐसी क्रांति भारत में हुई पिछले 8 सालों के अंदर कि आज पूरी दुनिया उसकी जो है काफी हद तक जो है कॉपी करती है, नकल करती है और भारत से सीखना चाहती है। ठीक उसी हिसाब से जैसा हमने देखा कि हमारे ऊपर
ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा में कोयले को छोड़ करके बाकी हमारे पास जो साधन है, संसाधन है, उनकी कमी है। लेकिन ईश्वर ने हमको बहुत सारा जो सौर ऊर्जा जिसको बोलते हैं या सोलर रेडिएशन जिसको कहा जाता है, वो हमको दिया है और उसका लगातार जो है भारत में तेजी से विकास हो रहा है। लेकिन उसके बाद चाहे अब घर हो, चाहे उद्योग हो, चाहे संस्था हो, आवश्यक ये हो जाता है कि आप बिजली या जहां भी जिस तरह की भी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, उसका आप बिल्कुल वेस्ट ना करें और उसका इस तरीके से प्रयोग करें जितनी उसकी आवश्यकता है। अब याद रखें कि जब भी आप जो ऊर्जा का वेस्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि आप कहें मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं बिल दे रहा हूँ, आपको क्या मतलब है, जी। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, इस तरह की बातें मैं खुद जाता हूँ, मेरे को सुनने को मिलती हैं। जहां हमको कहा गया, कई घरों में हमको कहा गया, दक्षिण दिल्ली में जब हम एक टोली बना करके गए, लोगों को समझाया, उन्होंने कहा ऐसे आपको क्या लेना देना, मैं बिल पे करता हूं, अगर मैं बिल पे नहीं करूं तो आप मेरे पास आइएगा। तो ये जो नजरिया एटीट्यूड है, ये ठीक नहीं है। इसका मत भारत जैसे देश में, क्योंकि हम एनर्जी डेफिसिट कंट्री हैं, हमारे यहाँ ऊर्जा की कमी है और भारी मात्रा में हम ऊर्जा आयात करते हैं। अपनी जरूरत का 88% तेल हमको आयात करना पड़ता है, अपनी जरूरत का 54% गैस हमको आयात करनी पड़ती है, सौर ऊर्जा के तमाम जो यंत्र होते हैं, सेल्स होते हैं, वो हमको आयात करने पड़ जाते हैं। चूंकि हमारी आयात पे इतनी भारी निर्भरता है ऊर्जा को लेकर के, इसलिए ये और भी ज्यादा देश के हमारे जो नागरिक हैं उनके ऊपर ये एक बात बनती है कि वो ऊर्जा का इस तरीके से प्रयोग करें जिससे कि जो वेस्ट है बिल्कुल जीरो से जीरो। आप उसको कंजर्वेशन बोलें, आप ये कहें उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए, आम भाषा में आप उसको बर्बाद ना करें, कुल मिलाकर के लापरवाही ना दिखाएं। आप किसान हों, आप मजदूर हों, आप गृहिणी हों, या बड़े उद्योगपति हों, या ये खरबपति अरबपति हों, सब पे ये बात लागू होती है। और कुल मिलाकर के इस दिवस को मना करके ये संदेश देने की कोशिश होती है कि हम सब मिल करके, देश तुम्हारा अपना है, अगर मेरे पास जो है ज्यादा मैं ऊर्जा का इस तरीके से प्रयोग कर रहा हूँ जहां वो वेस्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं दूसरे भारतीय को हम तकलीफ दे रहा हूँ, जी। परेशानी दे रहा हूँ। तो एक मैसेज देने की कोशिश होती है और यकीन करिए इसका काफी सरकार ने कुछ नीति स्तर पर काम किए हैं, जैसे एलईडी को लेकर किया है, जैसे एलपीजी को लेकर के किया है, जैसे कि फ्यूल्स को लेकर के किया है, बिजली को लेकर के किया है। काफी आधुनिकीकरण हो रहा है, नई नई बिल्कुल। तकनीक लेकर के सरकार आ रही है नीतियों के माध्यम से, जिससे कि वेस्ट करना भी चाहो तो बहुत ज्यादा ना कर पाए। जो सारी चीजों को फ्यूल एफिशिएंट बनाया जा रहा है, चाहे वो आपकी कार है, चाहे वो आपकी मोटरसाइकिल है, चाहे आपके घर का चलने वाला स्टोव है, या आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ है आप उसको देख करके देखिए, चाहे गर्म पानी की मशीन आपके घर में जिसको हीटर बोलते हैं लगाओ, या आपके घर में एयर कंडीशन लगाओ या टेलीविजन लगाओ। सरकार ने पिछले 7-8 सालों के अंदर खास तौर से नीति बना करके इसमें भारी परिवर्तन लाए हैं, जिससे कि जो बिजली का ज्यादा से ज्यादा या ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा कंजर्वेशन हो सके। इससे लोगों का बिल भी कम आता है, उनका खर्चा भी कम आता है, और जो देश की प्रगति के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो भी उपलब्ध होती है। बिल्कुल सही कहा आपने तनेजा साहब, क्योंकि दरअसल ऊर्जा संरक्षण का सीधा मतलब कुशल प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों के सहारे अनावश्यक ऊर्जा उपयोग को कम करना है, और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और आज के दिवस यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का यही महत्व है कि लोग इसके बारे में जागरूक हों। दरअसल साल 1991 से इस दिवस की शुरुआत विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी बीईई ने की थी, और बीई ही इसे मनाता है और जो ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। लेकिन आपका बहुत सारा काम है, रिसर्च है ऊर्जा पर, एनर्जी पर। तनेजा साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो चीजें अभी आपने बताई कि सरकार इसके लिए क्या क्या कारगर कदम उठा रही है, इसके अलावा एक योजना है जिसे हम हिंदी में अगर कहें प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार, पैट योजना बोलते हैं, पीएटी योजना, ये क्या है, किस तरीके से सरकार इसे आगे बढ़ा रही है? इसकी जो शुरुआत जो है वो विद्युत मंत्रालय से हुई, और कहीं कुल मिलाकर के जो ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी है उसने इसको प्रमोट किया। हमारे अंदर अगर आप ऊर्जा का दृष्टिकोण देखते हैं तो आज हमारी जो पूरा जीडीपी देश का है उसका लगभग 22 से 25% जो योगदान है वो ऊर्जा क्षेत्र का है। क्योंकि ऊर्जा बिजली तो होती ही है, लेकिन बिजली के साथ साथ अगर आप देखते हैं, अगर आप बाहर निकल के देखते हैं जिस हिसाब से हमारे देश के अंदर प्रगति हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जगह जगह कारखाने खुल रहे हैं, जगह जगह एक्सप्रेसवेज बन रही हैं, जगह जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, नए नए संस्थान बन रहे हैं, और आप उसके अलावा देखते हैं कि कुल मिलाकर के जो टाउनशिप्स बन रही हैं, चाहे वो आईटी टाउनशिप है, चाहे वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं, या कुल मिला के रेजिडेंशियल टाउनशिप में, सबकी धुरी, सबकी बुनियाद ऊर्जा होती है।
और कहीं पे डीजल का प्रयोग हो रहा है, कहीं पे पेट्रोल का प्रयोग हो रहा है, कहीं पे सौर ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। तो अब जो शुरुआत हुई थी वो बिजली को लेकर के हुई थी, लेकिन अब उसका विस्तार हो चुका है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था आज बहुत बड़ी हो चुकी है और लिहाजा जो है ऊर्जा की परिभाषा भारत के परिप्रेक्ष्य के अंदर वो भी काफी हद तक अब बदल चुकी है। अब तमाम वो चीजें जो पहले ऊर्जा में नहीं आती थी आज वो उसके ऊर्जा के अंदर ही आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें उनका योगदान है। जैसे इथेनॉल है जो गन्ना और मक्का वगैरह से बनती है, हमारे देश में गन्ने से ज्यादा बनती है। अब वो इथेनॉल जो है उसको आज जो है सरकार मिक्स कर रही है तहत की तरह पेट्रोल और डीजल के अंदर, और उसे ऐड करने के बाद वो गन्ना जो कि आपको एक तरफ से चीनी भी देता है, मिठास भी देता है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी वाहन को चलाने में भी मदद कर रहा है। उससे हमारी आयात पर निर्भरता जो है वो कम हो रही है और हमारी कुल मिलाकर के जो प्रदूषण है उसको चेक करने में हो रहा है। देखिए जितनी भी जिस तरह की आपने बात करी वो उस योजना में भी वही है। कुल मिलाकर के योजना के तहत जो है जिसे बोलना चाहिए कि मल्टी लेयर अप्रोच है कि जितने भी आपके अर्थव्यवस्था के जितने भी बड़े बड़े स्तंभ हैं और सब स्तंभों के अंदर अगर आप देखते हैं तो ऊर्जा का प्रयोग होता है, बिना ऊर्जा के कुछ नहीं होता। तो वहां पे किस हिसाब से उस स्कीम के अंदर का जहां इंसेंटिव देने की जरूरत है इंसेंटिव दिया जाए, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप की आवश्यकता है उसको करा जाए, जहां प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है उसको जो है इन्वॉल्व करके एंगेज करके उसको आगे बढ़ाया जाए, या जहां पे आवश्यकता हो संस्थागत रूप से या नीति के स्तर पर उसको वो करा जाए। तो इसमें अगर आप ये देखते हैं तो तीन बड़े पहलू आते हैं। एक तो ये आता है कि एंगेजमेंट है, किस हिसाब से एंगेजमेंट करा जाए और पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से जाए। दूसरा कहाँ इंसेंटिव्स देने की आवश्यकता होती है वो उसको करा जाता है, और साथ साथ ये देखा जाता है चूंकि ऊर्जा क्षेत्र लगातार बदल रहा है, बहुत डायनेमिक सेक्टर और हमारी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, तो लगातार हमारे यहाँ ऊर्जा का जो कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो लिहाज से उसको उस डायनेमिक तरीके से जो नीतियां हैं उसका निर्माण हो सके। खासतौर से जो पावर सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, जो कि काफी हद तक बुनियाद है, और काफी हद तक ये कहा जाता है कि अभी तक जो है हम कोयले के युग में थे या तेल के युग में थे, अब धीरे धीरे भारत जो है वो एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जा रहा है, उस युग में जा रहे हैं जहां सब कुछ बिजली से चलेगा। बिल्कुल। और तनेजा साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं, साल 2047 यानी जब आजाद भारत 100 वर्ष का होगा, हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं कि पूर्ण रूप से विकसित होंगे, और जो इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, जाहिर सी बात है उनमें उत्पादन को भी बढ़ाना होगा और साथ में ऊर्जा की खपत भी हमारी बढ़ेगी। एक खास तौर पर क्या चुनौती होगी पर्यावरण के साथ, एनवायरमेंट के साथ उसको बैलेंस करने में? पेरिस क्लाइमेट डील जो एग्रीमेंट साइन हुआ, दस्तखत भारत ने वहां पे करे, हस्ताक्षर करे, और अगर आप ये देखते हैं कि दस्तखत करने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद वो कौन से देश है जिन्होंने वॉक द टॉक करी, यानी जो कहा था वो करके दिखाया। अब वो अगर आप देखते हैं तो भारत जो है बिल्कुल अग्रणीय देशों में उसमें आता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे हमने ये तय किया है, जो पूरी दुनिया को हमने कहा है कि हम 2030 तक, 2030 तक हम जो है 500 गीगावाट जो हमारे यहाँ बिजली का उत्पादन है हम उनको रिन्यूएबल सोर्सेज से करेंगे। 500 गीगावाट। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जहां बिजली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और उसमें आज भी हमने 500 गीगावाट का जो कमिटमेंट किया है विश्व से, उसमें से 200 गीगावाट हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं जी। हमने वो दुनिया को करके दिखा दिया है। साथ साथ हम जो है जिस तरह से कोयले का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि उससे एमिशंस कम से कम हो। जहां भी पेट्रोल डीजल का प्रयोग है, हमारी कोशिश है कि चाहे वो खनन हो या उत्पादन हो या उसका उपभोग हो, उसका इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं कि एमिशंस कम से कम हो। साथ में ये भी तय कर रहे हैं कि हर जगह जिसको अभी तक ऊर्जा उपलब्ध नहीं थी उसको ऊर्जा उपलब्ध हो, जिसको बोलते हैं कि एनर्जी पॉवर्टी, हम उसको भी खत्म कर रहे हैं। और साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको बोलते हैं ईवीज बोलते हैं, उसमें जो है सरकार पूरी बहुत इंसेंटिव दे रही है जिससे ज्यादा लोग जो है ईवी चला सके। इसलिए हमारे पास एक तरफ तो रिन्यूएबल एनर्जी का हम जरूर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां आवश्यकता है वहां हम जैसे पारंपरिक ऊर्जा होती है जिसमें कोयला भी शामिल है, उसका प्रयोग हमको अभी आने वाले कुछ समय तक करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी चुनौती यह है कि एमिशंस कम हो, प्रदूषण कम हो, लेकिन जो विकास दर है उसको भी हम 10% पे ले जा सकें, जिससे हमारे देश में गरीबी बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जिस हिसाब से हम बैलेंस अप्रोच लेके चल रहे हैं, उसमें भारत एक ऐसा रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो आज भारत की तरफ देखती है और सराहती भी है कि हमारी जो नीति है, वो नीति और साथ साथ हमारी नीतियों का जो क्रियान्वयन है वो कितना मुस्तैदी और अच्छे तरीके से हो रहा है। बिल्कुल। नरेंद्र तनेजा साहब, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर आकाशवाणी अपने सभी सुनने वालों से अनुरोध करती है कि ऊर्जा की बचत करें, जहां आवश्यकता न हो वहां बिजली, पंखे, हीटर, फ्रिज न चलाएं, पानी की भी बचत करें। धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।